हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, क्लास 10th के NCERT साइंस में हम लोग जो है कि चैप्टर 1 से लेकर जो है कि 6 तक के MCQs को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 के MCQs को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग MCQs करेंगे चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 9। फिर उसके बाद फ्रेंड्स उसके नीचे चैप्टर 7 के जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, मतलब थ्योरी, उसको करेंगे। फिर उसके बाद 8 के थ्योरी, फिर उसके बाद 9 की थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, पहला प्रश्न हमारा क्या है, मादा जनन कोशिकाओं अथवा अंड कोशिका का निर्माण किसमें होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मादा जनन कोशिकाओं अथवा अंड कोशिका का निर्माण जो है कि किस में होता है, तो ये फ्रेंड्स होता है अंडाशय में। यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, ये सभी प्रश्न बिल्कुल आपके जो है कि बुक में से हैं और बिल्कुल आपको जो है कि चैप्टर वाइज यहाँ पे MCQs मिल रहा है। और फ्रेंड्स देखिए, आप जो है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या है, नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण किसमें होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण जो है कि ये आपका जो है कि वृषण में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसको याद रखिएगा कि वृषण में फ्रेंड्स नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, और यहाँ से तीसरा प्रश्न क्या है, कौन सा हार्मोन पुरुषों में शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, कौन सा हार्मोन पुरुषों में शुक्राणु निर्माण को जो है कि प्रेरित करता है, तो वो है फ्रेंड्स आपका जो है कि टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है कि ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आप जो है कि याद रखिएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं 4 नंबर के प्रश्न को। देखिए फ्रेंड्स, कौन सा हार्मोन महिलाओं में गर्भधारण को प्रेरित करता है। ठीक है, तो ये है फ्रेंड्स आपका जो है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये सारे प्रश्न फ्रेंड्स आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है कि बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और बिल्कुल फ्रेंड्स हम लोग जो है कि NCERT बुक्स से ही बिल्कुल प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे ये सभी प्रश्न फ्रेंड्स वीडियो के जो लास्ट में जाएंगे आप, तो चैप्टर वाइज जो है कि आपको चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 की जो है कि थ्योरी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है, तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है, तो ये होता है फ्रेंड्स ईस्ट में। ठीक है, ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से अगर इसको देखने का प्रयास करिएगा, तो देखिए 6 नंबर का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, तो मानव में बात करेंगे तो फ्रेंड्स देखिएगा, मानव में जो है कि डिंब वाहिनी, डिंब वाहिनी ये क्या है, तो ये जो है कि फ्रेंड्स मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंब वाहिनी। ठीक है, तो ये जो है कि जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा, तो देखिए यहाँ से 6 का राइट आंसर फ्रेंड्स देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपका जो है कि शुक्रवाहिका है। ठीक है, शुक्रवाहिका फ्रेंड्स ये जो है कि मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय होता है, गर्भाशय होता है और डिंब वाहिनी होती है। ठीक है, तो इसको आप जो है कि सही कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 7 नंबर के प्रश्न को देखिए, पराग कोष में होते हैं। ठीक है, तो पराग कोष में क्या होते हैं, तो पराग कोष में जो है कि होते हैं पराग कण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपके जो है कि बिहार टीचर में
बिहार टीचर में फ्रेंड्स TRE 1.0 में जो है कि PRT में ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम में, ये जो है कि पूछा जाता है कि पराग कोश में होते हैं तो पराग कण होते हैं। ठीक है, और यहाँ से 8 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे तो देखिए, एक कोशिका विभाजित होकर कितनी कोशिकाएं बनाती है? तो देखिए फ्रेंड्स, एक कोशिका विभाजित होकर ये जो है कि 2 कोशिका का निर्माण करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 9 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से कौन सा अणु है जो जीव संरचना डिजाइन का ब्लूप्रिंट रखता है? ठीक है, बिल्कुल फ्रेंड्स, जब आप नीचे थ्योरी को जब आप देखेंगे तो ये सभी प्रश्न आपको बिल्कुल बुक में हाईलाइट किया हुआ मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक आप देख लेते हैं तो ये चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 आपका जो है कि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, पिछले 1 से लेकर 6 तक के क्लासों को आप जो है कि चैप्टर्स को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये जो DNA होता है, देखिए ये जो DNA होता है ये क्या करता है? तो जीव संरचना का जो है कि डिजाइन का ब्लूप्रिंट रखता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से और ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स देखेंगे हम लोग 10 नंबर के प्रश्न को, एकल जीवों में प्रजनन की कौन सी विधि है? यानी कि जो एकल जीव होते हैं उसमें प्रजनन की कौन सी विधि होती है? तो उसमें फ्रेंड्स देखिएगा, जो एकल जीव होते हैं इनमें विखंडन या खंडन, पुनर्जनन और मुकुलन, यानी कि उपरोक्त सभी आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि एकल जीवों में प्रजनन की ये सब विधियां हैं, खंडन, विखंडन, पुनर्जनन और मुकुलन। इन्हीं सभी के जो है कि बारे में नीचे हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए, अगर आप जो है कि प्रैक्टिस पहले नहीं करना चाहते हैं तो क्या करिएगा कि वीडियो को जो है कि आप भगा करके जाकर पहले, सबसे पहले आप जो है कि वीडियो के लास्ट में जाके चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 के थ्योरी को देखिएगा, फिर उसके बाद जो है कि MCQs को आप जो है कि लगाइएगा। ठीक है, और देखिए प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? तो देखिए फ्रेंड्स, प्लाज्मोडियम जो होता है इसमें जो है कि अलैंगिक जनन की जो है कि बहुखंडन विधि द्वारा जो है कि प्लाज्मोडियम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ से 12 नंबर का प्रश्न, तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव विखंडन द्वारा जनन करता है? ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स देखिएगा, ये जो अमीबा और पैरामीशियम और लेशमानिया, ये सभी जो है कि ऐसे जो है कि जीव हैं जो कि विखंडन के द्वारा जो है कि जनन करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से और डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से अगर इसको देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए फ्रेंड्स, 13 नंबर का प्रश्न क्या है? जनन की किस विधि में? देखिएगा, जनन की किस विधि में जीव टुकड़ों में टूट जाता है, ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। ठीक है, तो यह भी जो है कि ये आपका जो है कि पुनरुत्थान या पुनर्जनन। ठीक है, तो ये सभी विधियां हैं और ये जो है कि इसमें क्या होता है कि जीव टुकड़ों में टूट जाता है और ये जो टूटे हुए जो टुकड़े होते हैं ये वृद्धि करके जो है कि नए जीव में विकसित हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से और ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से 13 नंबर, और जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, पुनर्जनन के माध्यम से जो है कि आपका एक हाइड्रा होता है। ठीक है, एक जो है कि हाइड्रा होता है और दूसरा क्या होता है? दूसरा जो है कि आपका प्लेनेरिया होता है। इसको आप जो है कि याद रख सकते हैं। ठीक है, प्लेनेरिया। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, स्पाइरोगाइरा में जनन की कौन सी विधि है? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्पाइरोगाइरा जो होता है इसमें जो है कि जनन की कौन सी विधि होती है? तो खंडन विधि द्वारा जो है कि स्पाइरोगाइरा जो होता है ये जनन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से अगर 15 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, हाइड्रा पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग किस लिए करते हैं? यानी कि ये तो आप जो है कि जान गए हैं कि हाइड्रा जो होते हैं ये पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का जो कि उपयोग किस लिए करते हैं? तो ये फ्रेंड्स करते हैं आपके मुकुलन के लिए। ठीक है,
मुकुलन के लिए करते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ से 16 नंबर का प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, कायिक प्रबंधन द्वारा कौन जनन करते हैं। ठीक है, तो कायिक प्रवर्धन जो होता है फ्रेंड्स, इसके द्वारा है जो है कि जनन कौन करते हैं, तो गन्ना हो गया, गुलाब हो गया, अंगूर हो गया, ये सभी क्या करते हैं, कायिक प्रबंधन के द्वारा जो है कि जनन करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से अगर इसको देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से 17 नंबर का प्रश्न। देखिए, किस अलैंगिक जनन विधि में पौधों का पूरा शरीर पौधों के किसी भाग जैसे जड़, तना या पत्ते से विकसित होता है। ठीक है, तो इसका जो है कि राइट आंसर देखिए कायिक प्रवर्धन के द्वारा जो है कि होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये सभी प्रश्न जो है कि आपके रेलवे एग्जाम्स के लिए और फ्रेंड्स देखिएगा बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, आप जो भी एग्ज़ाम देते हैं जहां पर साइंस पूछी जाती है, बिल्कुल फ्रेंड्स यहां से प्रश्न जो है कि बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स देखिएगा NCERT से ही प्रश्न एग्ज़ाम कोई भी हो वहीं जो है कि NCERT से ही प्रश्न बनते हैं। ठीक है, 18 नंबर की बात करेंगे तो देखिए ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो ब्रायोफिल्म होता है इसमें कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो ये फ्रेंड्स पत्तों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स आपका जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ से आलू में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो देखिए फ्रेंड्स ये जो आलू होते हैं इनमें जो है कि कायिक प्रवर्धन तना के द्वारा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये सभी प्रश्न फ्रेंड्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। ठीक है, देखिएगा बिहार शिक्षक भर्ती में चाहे आपका जो है कि TRE 1 हो, ठीक है, या TRE 2 हो या TRE 3 हो या कैंसिल वाला, आप जो है कि एग्ज़ाम मिलाकर 4 पेपर को जब आप देखेंगे, चारों पेपर के साइंस को, तो सभी प्रश्न आपको जो है कि क्लास 6 से लेकर जो है कि 10 तक की NCERT बुक्स से मिले हैं। ठीक है, तो इसीलिए फ्रेंड्स हम लोग जो है कि क्लास 9th के NCERT साइंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 10th की भी हम लोग जो है कि कंप्लीट करने के बाद जो है कि क्लास जो है कि 7th का एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 2 को ही हम जो है कि जल्दी कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल एग्ज़ाम देखिए अभी चुनाव है, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की जो है कि तैयारी कर रहे हैं तो देखिए फ्रेंड्स हम जो है कि पोस्ट में जो है कि पोल लिए थे आपका कि आप जो है कि किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अधिकतर का जो है कि प्रश्न जो है कि कमेंट आया था कि हम जो है कि TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अभी चुनाव है, आज अच्छा खासा मौका मिला है, तो फ्रेंड्स आप जो है कि इसी जो है कि टाइम में आप जो है कि NCERT बुक्स को बिल्कुल चैप्टर वाइज पढ़ जाइए। ठीक है, और यहीं से फ्रेंड्स प्रश्न जो है कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, और जियोग्राफी की बात करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स जियोग्राफी में हम लोग क्लास 6 से लेकर जो है कि 10 तक, 6 से लेकर जो है कि 9 तक फ़िलहाल हम लोग चैप्टर वाइज कंप्लीट कर चुके हैं और बचा है फ्रेंड्स आपका सिर्फ और सिर्फ केवल क्लास 10th की NCERT जियोग्राफी की, तो उसको भी हम जो है कि बहुत ही जल्द कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, देखिए आलू में कायिक प्रवर्धन तना के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स बात करेंगे 20 नंबर के प्रश्न की। तो देखिए निम्नलिखित में से किसमें अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, तो देखिए फ्रेंड्स अधिक विभिन्नताओं की बात करेंगे तो ये लैंगिक जनन में क्या होता है, अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 21 नंबर के जो है कि प्रश्न को देखेंगे तो देखिए भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स जो बेबी होते हैं, जो माँ के जो है कि पेट में जब बेबी होते हैं तो जो भ्रूण होता है यानी कि बेबी को क्या होता है, माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। ठीक है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है, उसे हम लोग जो है कि क्या बोलते हैं, तो उसे फ्रेंड्स हम लोग जो है कि बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का कार्य होता है फ्रेंड्स कि जो है कि बच्चे का जो है कि रखरखाव करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में जो है कि पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप जो है कि फ्रेंड्स इसको जो है कि आप कैप्चर करिएगा
और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए वह कौन सी ग्रंथि है जो केवल नर में पाई जाती है, यानी कि वो कौन सी ग्रंथि है जो केवल नर में ही पाई जाती है। तो ये है फ्रेंड्स प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि केवल जो है कि पुरुष में यानी कि नर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से आपके जो है कि 23 नंबर का प्रश्न, अधिकतर एंजाइम होते हैं, यानी कि जो एंजाइम होते हैं वो अधिकतर क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा अधिकतर एंजाइम आपके प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से अगर इसको देखने का प्रयास करिएगा 24 नंबर का, तो देखिए किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। मधुमेह मतलब फ्रेंड्स इसको हम लोग शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, तो शुगर आप जो है कि याद रखिएगा। ये जो मधुमेह रोग होता है ये किस हार्मोन की कमी के कारण होता है। तो ये फ्रेंड्स आपका जो है कि इंसुलिन की कमी के कारण, ये इंसुलिन नामक ये हार्मोन होता है, इसी के कमी के कारण जो है कि मधुमेह रोग यानी कि शुगर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा 25 नंबर का प्रश्न, किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स प्रेगनेंसी हार्मोन की बात करेंगे तो इसको फ्रेंड्स देखिएगा, ये जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ये क्या है, प्रेगनेंसी हार्मोन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से आपका जो है कि जो है कि यहाँ से चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट हो जाता है। और चैप्टर नंबर 8 में जो है कि पहला प्रश्न क्या है, आनुवांशिक पदार्थ कौन से हैं। ठीक है, तो आनुवांशिक पदार्थ की बात करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स आनुवांशिक पदार्थ क्या बोल रहा है कि आनुवांशिक पदार्थ कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स ये जो डीएनए होता है ये क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, आप जो है कि किसी के भी डीएनए को निकाल के आप जो है कि चेक करते हैं। ठीक है, तो ये जो है कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से अगर इसको बात करें, देखिए बहुत ही चैप्टर नंबर जो 8 है फ्रेंड्स बहुत ही छोटा चैप्टर है। ठीक है, आनुवांशिकता की इकाई क्या है। ठीक है, तो आनुवंशिकता की इकाई फ्रेंड्स आपकी जीन है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था। तो ये फ्रेंड्स सभी को याद है, मटर के पौधे पर जो है कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे ये प्रयोग किए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में जो है कि पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, लंबे और बौने पौधे के बीच संकरण करवाने पर F1 पीढ़ी कैसी होती है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स लंबे और बौने पौधे के बीच संकरण करवाने पर F1 पीढ़ी जो होती है ये कैसी होती है। तो ये होती है सभी इसमें पौधे लंबे हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर 5 नंबर के प्रश्न को, तो देखिए गुणसूत्र किसके बने होते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स ये जो गुणसूत्र होते हैं सबसे पहले ये किसके बने होते हैं। तो ये जो है कि डीएनए के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि पुरुष में आपके जो है कि पुरुष में कौन से जो है कि गुणसूत्र होते हैं। तो पुरुष में जो है कि XY गुणसूत्र होते हैं। और महिला की बात करेंगे तो महिला में फ्रेंड्स आपके XX गुणसूत्र होते हैं। यहाँ पर आप जो है कि याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि आपका गुणसूत्र किसके बने होते हैं, तो ये डीएनए के बने होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से 7 नंबर के प्रश्न को, स्त्रियों में कौन से गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी मैं ऊपर आपको बताया था स्त्री या महिला में जो है कि गुणसूत्र आपके XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपके जो है कि पुरुष में गुणसूत्र पाए जाते हैं X और Y। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो है कि आगे हम लोग बढ़ते हैं। और यहाँ से देखिएगा शुक्राणु और अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है। तो देखिए फ्रेंड्स शुक्राणु और अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है। तो ये जो है कि कहलाता है फ्रेंड्स निषेचन। निषेचन कहलाता है शुक्राणु और अंडाणु का संलयन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बात करेंगे 8 नंबर के प्रश्न की, तो देखिए फ्रेंड्स हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है। ठीक है, तो उत्पन्न कौन करता है।
तो देखिए फ्रेंड्स, हीमोफीलिया, तो ये रक्त का स्कंदन न होना, ठीक है, तो ये विकार उत्पन्न करता है हीमोफीलिया, जब आपको जो है कि हुआ रहेगा तो रक्त का स्कंदन न होना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि हीमोफीलिया कैसी बीमारी है या कैसा विकार है, तो ये फ्रेंड्स आपका एक तरह से अनुवांशिक विकार है, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो है कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे फिलहाल याद आप रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से चैप्टर नंबर आपका जो है कि 9 स्टार्ट हो जाता है। देखिए चैप्टर नंबर 8 जो था बहुत ही छोटा चैप्टर है। वैसे तो आपके फ्रेंड्स देखिए एनसीईआरटी 6 से लेकर अगर आप 10 तक पढ़ते हैं तो बिल्कुल छोटे छोटे चैप्टर हैं, उसमें कम डाटा दिए गए हैं। अगर मेन प्रश्नों को बनाया जाए तो एक चैप्टर में 15 से लेकर 20 प्रश्न ही होते हैं, ठीक है, और वही आपके महत्वपूर्ण होते हैं। और यहाँ से देखिएगा 9th चैप्टर में पहला प्रश्न आपका क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम की बात करेंगे तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये भी नियम है प्रकाश के परावर्तन के नियम का। और आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एक ही तल पे होते हैं, और यहाँ पे फ्रेंड्स आपका आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है। तो ये आपका जो है कि यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है, और ऑप्शन नंबर ए और बी ये जो है कि क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम है, ठीक है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और यहाँ से आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से दूसरा प्रश्न क्या है, गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित वह क्या कहलाता है, यानी कि बाहर की तरफ वक्रित, ठीक है। तो ये ऐसा होगा तो कैसा कहलाएगा। और देखिए एक होता है ये, ठीक है, एक होता है आपका ऐसा होता है, ठीक है, एक आपका ऐसा होता है, एक आपका ऐसा होता है। तो क्या कह रहा है कि पृष्ठ बाहर की तरफ वक्रित, यानी कि देखिए बाहर की तरफ, यानी कि बाहर की तरफ ऐसा वक्रित है, तो ये क्या कहलाता है, तो ये फ्रेंड्स आपका कहलाता है उत्तल दर्पण। बाहर की तरफ वक्रित होगा, बाहर की तरफ अगर उभार रहेगा, निकला रहेगा तो उत्तल दर्पण होगा। और ऐसा होगा अंदर की तरफ जो है कि धंसा हुआ होगा, अंदर की तरफ जो है कि ऐसे होगा, देखिए ऐसे अगर अंदर की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा तो ये क्या होगा, अवतल लेंस या अवतल दर्पण होगा, ठीक है। तो यहाँ से पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है, तो यहाँ पे फिलहाल आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होगा, ठीक है। तो अंदर की तरफ बात करेंगे तो तुरंत आप जो है कि अवतल दर्पण को जो है कि ट्रिक करिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से आगे बढ़ते हैं, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, ठीक है। तो देखिएगा अवतल दर्पण की बात करेंगे, अवतल दर्पण के फोकस दूरी की बात करेंगे तो सदैव जो है कि ऋणात्मक होती है, ठीक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा जो है कि ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये फ्रेंड्स आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से वाहनों के साइड में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये अभी फ्रेंड्स आपके बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 में जो री एग्ज़ाम हुआ था, ये आपका पीआरटी में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो वाहनों के साइड में और ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कि उत्तल दर्पण का जो है कि प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बिल्कुल फ्रेंड्स आपके ये चीज़ें एनसीईआरटी बुक्स के क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस की बुक में चैप्टर नंबर 9 में जो है कि दिया गया है। अभी जब आप नीचे थ्योरी पढ़ेंगे तो ये आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स बादलों का जो रंग होता है या कलर होता है सफ़ेद किसके कारण होता है, तो देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है कि बादलों का रंग सफ़ेद होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे 7 नंबर का प्रश्न, पानी में डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती है, यह इसका कारण क्या है। सभी ये प्रश्न आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि फ्रेंड्स रेलवे के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो देखिए पानी में डूबी हुई पेंसिल
टेढ़ी प्रतीत होती है, ये इसका कारण क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका कारण है प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है कि पानी में डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी दिखाई प्रतीत होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चैप्टर नंबर यहाँ से प्रश्न नंबर 8 की बात करेंगे तो देखिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है? ठीक है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी फ्रेंड्स हमेशा जो है कि धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो ये दो प्रश्न आप याद रखिएगा, एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन प्रश्न जो है कि यहाँ से बनता है। अब देखिए, यहाँ से 9 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे तो एक दर्पण के वक्रता की फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? तो बिल्कुल ये जो है कि आपका क्या है, आर बराबर क्या होता है? 2f होता है। ठीक है, तो आर बराबर 2f होता है। और इसको जो है कि इधर करिएगा तो f बराबर आर बटा के 2 होता है। और इस पे प्रश्न भी आपका बनता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 10 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे तो एक बिंब को अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा गया है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? यानी कि एक उत्तल दर्पण है, मतलब अवतल दर्पण है, और जो है कि एक बिंब यानी कि एक बिंब को अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस दूरी के बीच रखा गया। यानी कि मान लीजिए कि अवतल दर्पण है और जो है कि उस पर आप किसी जो है कि वस्तु को रखते हैं, कहाँ पर? दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो फ्रेंड्स देखिएगा, प्रतिबिंब जो है कि आपके अनंत पर बनेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से 10 का जो है कि सी है फिर। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका जो है कि यहाँ से एक बिंब को अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा गया है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे जो है कि हम जो है कि अनंत पर बता रहे थे, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी को आप जो है कि सही कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 11 नंबर का प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, अवतल दर्पण निम्नलिखित में से किस स्थिति में आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है? ठीक है, तो अवतल दर्पण निम्नलिखित में से किस स्थिति में आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है? ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स, जब बिंब P तथा F के बीच होगा, यानी कि P ध्रुव है, F फोकस दूरी है, तो इसके बीच रखा जाएगा तो ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो जो है कि आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से बात करेंगे 12 नंबर की। तो देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा यानी कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा जो है कि आभासी, सीधा और आकार में हमेशा छोटा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 13 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे तो देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो अवतल दर्पण का जो है कि उपयोग फ्रेंड्स हमेशा जो है कि आप देखे होंगे टार्च में किया जाता है, दाढ़ी बनाने के लिए, और दंत विशेषज्ञ द्वारा उपयोग जो दर्पण होता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से 14 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे तो देखिए, यहाँ से अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर कुछ किरणें परावर्तित होने के बाद एक बिंदु पर मिलती हैं या एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, यह बिंदु क्या कहलाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, यह बिंदु जो है कि मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से 15 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे तो देखिए, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयोग करते हैं? यानी कि देखिए, किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया है तो उसके जो है कि निवारण के लिए उसके चश्मे के जो है कि उसके चश्मे में कौन से लेंस का उपयोग करेंगे? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए, तो दूर दृष्टि दोष, ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है कि फ्रेंड्स आप किसका उपयोग करेंगे, किस लेंस का? तो उत्तल
लेंस का जो है कि उपयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से तो यहाँ से ये जो है कि आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 ये आपके जो है कि बुक में अभ्यास के तौर पे कुछ प्रश्न दिए गए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी से आप जो है कि लेंस नहीं बना सकते हैं। ठीक है, और देखिए, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। और ये जो है कि आपका यहाँ से कुछ और प्रश्न है। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाएगा? तो फोकस दूरी की दोगुनी पर दूरी पर जो है कि रखा जाएगा। किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण का तथा लेंस का संभवतः तो ये जो है कि माइनस में होता है, तो फोकस दूरी हमेशा अवतल लेंस की माइनस में होती है। तो जहाँ पर फोकस दूरी को माइनस दर्शाया जाएगा तो वहाँ पे आप समझ जाइएगा कि अवतल जो है कि लेंस या अवतल दर्पण है। ठीक है, और प्लस में होगा तो हमेशा उत्तल लेंस होगा, याद रखिएगा। अब देखिए, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो ये फ्रेंड्स होता है या तो समतल या तो उत्तल। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एकल लेंस को हम लोग पसंद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका जो है कि दिया गया था। और यहाँ से फ्रेंड्स, अब देखिए, यहाँ से चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 के जो है कि आपने MCQs को आपने जो है कि कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो अब आप जो है कि क्या करिएगा, यहाँ से इसके नीचे चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 के थ्योरी यानी कि बिल्कुल बुक से जो जो हाईलाइट चीज़ें हाईलाइटर से की गई हैं, बिल्कुल बुक से। ठीक है, तो उन चीज़ों को अब हम लोग देखें। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 को हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे हम लोग। तो जहाँ से फ्रेंड्स महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों को जो है कि हाईलाइटर से हाईलाइट कर दिया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, ये भी महत्वपूर्ण आपके लिए है। आप जो है कि देखिए आपको जो है कि अगर आप ये जो है कि पहले पढ़ चुके हैं तो आप MCQs लगा लीजिएगा। और देखिए, अगर आप दोनों नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले या तो थ्योरी को आप जो है कि पहले देख के तब जो है कि आप MCQs को लगाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर में आपके एग्ज़ाम में कितने प्रश्न पूछे गए हैं ये हम लोग जो है कि देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न आपका किस में पूछा गया है? तो TRE 3 में 6 to 8 में ये जो है कि आपका पूछा गया। देखिए, पराग कोश में शामिल है। ठीक है, तो पराग कोश में क्या शामिल होता है? तो पराग कण शामिल होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा, ये आपके जो है कि चैप्टर में देखिए दिया गया है, पराग कोश में होते हैं तो देखिएगा पराग कण। ठीक है, तो फ्रेंड्स बिल्कुल प्रश्न यहाँ से आपके एग्जाम में बनते हैं। बेफिक्र होकर जो है कि आप जो है कि इन सभी चीज़ों को पढ़ जाइए। ठीक है, देखिए यहाँ से पराग कोश में होते हैं पराग कण। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से सबसे पहले अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? ठीक है, तो अंडाशय द्वारा देखिए फ्रेंड्स, डिंब का निर्माण भी होता है और एस्ट्रोजन का भी निर्माण होता है। इसलिए यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका जो है कि राइट आंसर हो गया है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो ये आपका TRE 1 PRT में प्रश्न पूछा गया है, जो कि फ्रेंड्स महत्वपूर्ण है। अब देखिएगा यहाँ से देखिएगा, देखिए नर में यानी कि पुरुष में क्या होता है? तो टेस्टोस्टेरोन होता है तथा मादा में एस्ट्रोजन का स्रावण होता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, ये चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है। और देखिएगा, क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रकृति का सृजन करते हैं? तो देखिएगा यहाँ से शरीर का अभिकल्प समान होते हैं, होने के लिए उनका ब्लूप्रिंट भी समान होना चाहिए। ठीक है, जैसे जो आपका DNA होगा वो आपके जो है कि पापा का भी DNA होगा। ठीक है, और आपकी मम्मी का DNA किससे मिलेगा? तो आपकी जो है कि मम्मी का DNA जो है कि आपके नाना से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स या नानी से मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आधारभूत स्तर पर जनन जीव के अभिकल्पना का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। तो आपको ऊपर MCQs में मिला था कि ब्लूप्रिंट कौन तैयार करता है?
तो ये डीएनए जो है कि ब्लूप्रिंट रखता है। ठीक है, तो अब यहाँ से याद इसको आप जो है कि रखिएगा। ठीक है, अब देखिए जनन की मूल घटना डीएनए की प्रकृति बनाना है। डीएनए की प्रकृति बनाने के लिए कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनाती है, तो यहाँ से भी प्रश्न आपका ऊपर बना था। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, तो विभिन्नता का महत्व। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अंततः विभिन्नताएं स्पीशीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से एकल जीवों में प्रजनन की विधि, एकल जीवों में प्रजनन हमें पढ़ना है। तो एकल जीवों में जो है कि प्रजनन की विधियाँ कौन कौन सी हैं? विखंडन हो गया, खंडन हो गया, पुनर्जनन और मुकुलन। ये क्या है? तो एकल जीवों में प्रजनन की कुछ विधियां हैं और इन्हीं चीज़ों को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पे विखंडन को हम लोग देखेंगे। एक कोशिक जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः दो बराबर भागों में विभक्त हो जाती हैं। अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। ठीक है, तो ये विखंडन में जो है कि याद रखिएगा। और यहाँ से देखिए, ऐसे जीवों में द्विविखंडन एक आधारित तल से होता है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम ये भी हो सकता है। और जैसे अन्य एक कोशिकीय जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जिसे बहुखंडन बोलते हैं। ठीक है, दूसरी ओर ईस्ट कोशिका से छोटे मुकुल उभर कर कोशिका से अलग हो जाते हैं अथवा जो है कि स्वतंत्र रूप से वृद्धि करते हैं, जैसा कि हम क्रियाकलाप 7.1 में देख रहे हैं। ठीक है, तो अमीबा में कैसे होती है? तो द्विखंडन विधि द्वारा होता है। ठीक है, जनन। अब देखिए यहाँ पे लेशमानिया, तो लेशमानिया में क्या होता है? तो लेशमानिया जो है कि इसमें बहुखंडन विधि द्वारा जो है कि प्रजनन होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ से खंडन, अब हमें खंडन पढ़ना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीवों में जनन की सरल विधि कार्य करती है। उदाहरणतः देखिए क्या है, स्पाई गोराइरा। ठीक है, स्पाई गोराइरा होता है, सामान्यतः विकसित छोटे होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। यह टुकड़े अथवा खंडित वृद्धि कर नए जीव जो है कि विकसित हो जाते हैं। ठीक है, और देखिए परंतु सभी बहुकोशिक जीवों के लिए सत्य नहीं है, वे सरल रूप से कोशिका दर कोशिका विभाजित नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से महत्वपूर्ण है। और यहाँ से पुनरुद्वन या पुनर्जनन, तो ये किस में होता है? तो ये प्लेनेरिया में होता है। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिए, टुकड़ों में टूट जाता है, इसके अनेक टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। उदाहरणतः हाइड्रा और प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पुनर्जीव का निर्माण कर देता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए मुकुलन, तो मुकुलन देखिए, हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। तो यहाँ से भी ऊपर प्रश्न आपको मिला था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए कायिक प्रवर्धन, तो कायिक प्रवर्धन किस में होता है? तो गन्ना में होता है। गुलाब, अंगूर इसके कुछ क्या हैं? उदाहरण हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लग जाते हैं। कायिक प्रवर्धन का मतलब फ्रेंड्स, आप जैसे कोई चीज़ कलमी कर देते हैं, उसी का जो है कि ये। ठीक है, ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनमें कुछ भाग जैसे जड़, तना तथा पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करती हैं। जैसे देखिए गन्ना है, तो गन्ने को आप काट दीजिए छोटे छोटे टुकड़ों में, उसको जो है कि आप लगाएंगे तो बहुत सारे गन्ने हो जाते हैं। जैसे गुलाब के पौधे को आप क्या करिएगा, काट के जो है कि उसको कलम करके आप जो है कि उसको मिट्टी में जब कर देते हैं तो उसमें भी नया पौधा उग जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से इसी प्रकार ब्रायोफिल्म की पत्तियों की ओर कोर पर कुछ कलिकाएं विकसित होकर मृदा में गिर जाती हैं। जैसे ये आपको दिख रहा होगा, कलिकाओं के साथ ब्रायोफिल्म की पत्तियां, तो ये पत्तियों में भी यहाँ पे निकल जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए बीजाणु समा संघ। ठीक है, तो ये देखिए अब तक जनन की जिन विधियों की हमने चर्चा की, ऊपर जो आप विधियों की चर्चा किए हैं, उन सभी में नई पीढ़ी का सृजन केवल एकल जीव द्वारा होता है। इसे अलैंगिक जनन बोलते हैं। ठीक है,
और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा लैंगिक जनन अब हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हम जनन की उस विधि से परिचित हैं जिसमें नई संतति उत्पन्न करने हेतु दो व्यस्त एकल जीवों की भागीदारी होती है। न तो एकल बैल संतति बछड़ा पैदा कर सकता है और न ही एकल मुर्गी से नए चूजे उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो है कि लैंगिक जनन में पढ़ना है। और लैंगिक जनन प्रणाली क्यों, देखिए फ्रेंड्स, एकल देखिए पैतृक कोशिका से दो संतति कोशिकाओं के बनने में डीएनए की जो है कि प्रकृति बनना एवं कोशिकीय संगठन दोनों ही आवश्यक है। ठीक है, और देखिए प्रत्येक डीएनए प्रकृति में कई विभिन्नता के साथ साथ पूर्व पीढ़ियों की विभिन्नताएं भी संग्रहित होती हैं। ठीक है, और यहाँ से जैसे जैसे जीवों की जटिलता बढ़ती जाती है वैसे वैसे ऊतकों की जो है कि विशेषता बढ़ती जाती है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से जबकि दूसरी अपेक्षाकृत छोटी एवं अधिक गतिशील होती है। गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक जो है कि तथा जिस पर कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे मादा युग्मनज बोलते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जो चीज़ें महत्वपूर्ण है उन चीज़ों को हाईलाइट कर लिया गया है और आप जो है कि कम समय में कवर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, देखिए आवृत बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म के जननांग पुष्प में होते हैं। और देखिए पुंकेसर एवं स्त्री केसर पुष्प के क्या हैं, जनन भाग हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा यहाँ से पुंकेसर और स्त्री केसर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से पुंकेसर और स्त्री केसर, यहाँ से देखिएगा ये आपका जो है कि स्त्री केसर और यहाँ पे आपका पुंकेसर, ये क्या है, तो ये आपके पुष्प के जनन भाग हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प एक लिंगी जैसे पपीता तरबूज कहलाते हैं। ठीक है, तो पपीता एवं तरबूज कैसे हैं, तो एक लिंगी हैं। ठीक है, जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित हो तो जैसे गुड़हल और सरसों। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, तो उन्हें उभयलिंगी पुष्प बोलते हैं। ठीक है, और पुंकेसर नर जननांग है जो परागकण बनते हैं। ठीक है, परागकण सामान्यतः पीले हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब किसी पुष्प के पुंकेसर को छूते हैं तब हाथ में एक पीला पाउडर लग जाता है। देखिए पुंकेसर पुष्प के केंद्र में अवस्थित होता है तथा यह पुष्प का मादा जननांग है। ठीक है, यह 3 भागों से बनता है। आधार पर उभरा फूला भाग अंडाशय है, मध्य में लंबा भाग जो है कि वर्तिकाग्र है तथा शीर्ष भाग क्या है, वर्तिकाग्र है। ठीक है, जो प्रायः चिपचिपा होता है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा पराग कणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, यदि परागकण का यह स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो यह स्वपरागकण कहलाता है। परंतु एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे हम लोग पर परागण कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से निषेचन के पश्चात युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं तथा बीजांड में भ्रूण विकसित होते हैं। ठीक है, बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है। यह बीज में परिवर्तित हो जाता है, अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है तथा परिपक्व होकर फल बन जाता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और देखिए इस अंतराल में वाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिका एवं वर्तिकाग्र प्रायः मुरझाकर गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए मानव में लैंगिक जनन, देखिए फ्रेंड्स मानव में लैंगिक जनन होता है तो ये प्रश्न बन सकता है कि मानव में कैसा जनन होता है, तो लैंगिक जनन होता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए नर जननांग तंत्र, तो देखिए टेस्टोस्टेरोन का स्रावण होता है नर जनन। ठीक है, देखिए नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में होते हैं। इसका कारण यह है कि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। ठीक है, देखिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के उत्पादन एवं श्रावण में वृषण की भूमिका की चर्चा हमने पिछले अध्याय में कर चुके हैं। ठीक है, देखिए शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के अतिरिक्त टेस्टोस्टेरोन जो है कि लड़कों में यौना अवस्था के लक्षणों का भी नियंत्रण करता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपको ऊपर मिले थे। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए शुक्र, यहाँ से यदि शुक्राणुओं का मोचन शुक्रवाहिकाओं द्वारा होता है तो ये जो है कि आपकी देखिए यहाँ से ये शुक्रवाहिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर एक संयुक्त नली बनाती हैं। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स आपको
मादा जनन तंत्र के बारे में यहाँ पे। तो देखिए इसमें एस्ट्रोजन का स्रावण होता है। मादा जनन कोशिका अंड कोशिका का निर्माण करती है। यह कहाँ पर होता है? तो अंडाशय में होता है। वे कुछ हार्मोन भी उत्पादित करती हैं। यहाँ पे देखिएगा दोनों में से एक अंडाशय द्वारा प्रत्येक माह एक अंड परिपक्व होता है। महीन अंड वाहिका अथवा फेलोपियन ट्यूब द्वारा यह अंड कोशिका गर्भाशय तक ले जाए जाते हैं। देखिए दोनों अंड वाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? आभाशय गर्भाशय बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से बिल्कुल आगे देखिएगा, यहाँ से भ्रूण के पोषण हेतु प्रवाह भी बढ़ जाता है। ठीक है। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसमें एक निषेचन विशेष संरचना होती है, जिसे हम लोग प्लेसेंटा बोलते हैं। तो ये आपने ऊपर अभी देखा था। ठीक है। देखिए विकासशील भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिनका निपटान उन्हें प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के रुधिर में स्थानांतरण द्वारा होता है। ठीक है। तो प्लेसेंटा का महत्वपूर्ण योगदान है। और देखिए क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता है। ठीक है। तो यह देखिए अंड कोशिका का निषेचन नहीं हो तो यह लगभग 1 दिन तक जीवित रहती है, क्योंकि अंडाशय प्रत्येक माह एक अंड का मोचन करता है तथा निषेचन अंड की प्राप्ति हेतु गर्भाशय में प्रति माह तैयारी करता है। अतः इसकी अंतःभित्ति मांसल एक स्पोंसीज हो जाती है। यह अंड के निषेचन होने की अवस्था में जो है कि उसके पोषण के लिए आवश्यक है। ठीक है। परंतु निषेचन न होने पर अवस्था में इस परत की भी आवश्यकता नहीं रहती। अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर म्यूकस के रूप में निष्कासित हो जाती है। ठीक है। तो निषेचन नहीं होगा तो ये बाहर धीरे धीरे करके निकल जाती है। और देखिएगा इसमें जीवाणु जनित जैसे गोनेरिया, सिफिलिस एवं वायरस संक्रामक जैसे ये जो है कि HIV एड्स शामिल है। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखिएगा गर्भाशय रोकने के लिए कुछ अन्य युक्तियाँ जैसे लूप, कॉपर टी को गर्भाशय में स्थापित करके भी किया जाता है। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से मादा भ्रूण निर्मम हत्या के कारण हमारे देश में शिशुलिंग अनुपात तीव्रता से घट रहा है, जो चिंता का विषय है। जनन एक ऐसा प्रक्रम है जिसके द्वारा अपनी समष्टि की वृद्धि करते हैं। एक समष्टि में जन्मदर एवं मृत्युदर उसके आकार का जो है कि निर्धारण करते हैं। ठीक है। तो और यहाँ से ये चैप्टर आपका जो है कि कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ से देखिए अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ये ईस्ट में होता है। ठीक है। ये और यहाँ से निम्नलिखित में से मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्रवाहिका जो है कि मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से परागकोश में होते हैं, तो परागकोश में फ्रेंड्स परागकण होते हैं। ठीक है। तो ये चैप्टर इस आपका जो है कि कंप्लीट होता है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से चैप्टर नंबर 8 के MCQs यहाँ पे फैक्ट यानी कि थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में जितने आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग जो है कि उनको देख लेते हैं। ठीक है। तो देखिए ये प्रश्न आपका पूछा गया है जो कि इसी चैप्टर से है। ये TRE 1 PRT में प्रश्न पूछा गया है। माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो ये आनुवांशिकता बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपके चैप्टर नंबर जो है कि 8 से यानी कि 8 से ही पूछा जा चुका है। ठीक है। अब देखिए यहाँ से आनुवांशिकता, देखिए चैप्टर ही आपका आनुवांशिकता है। और देखिए जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम संतति के जीवों के समान डिजाइन अभिकल्पना का होना। ठीक है। तो ये आनुवांशिकता है। और यहाँ से देखिए एक और प्रश्न जो है कि आपका पूछा गया है, मनुष्य के में लक्षणों की वंशगति के अध्ययन को कहा जाता है, तो वंशगति बोला जाता है। ठीक है। तो यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर है। ये TRE 3 6 to 8 में ये जो है कि आपका पूछा जा चुका है। ठीक है। और यहाँ से देखिएगा ये आपका ऊपर ही था। देखिए लक्षणों की वंशगति के नियम, मेंडल का योगदान है इसमें। देखिए मानव में लक्षणों की वंशगति के इस नियम पर आधारित है। माता एवं पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ को संतति शिशु में स्थानांतरित करते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक लक्षण पिता और माता के DNA से प्रभावित हो सकते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बना था और यहाँ पे बन भी सकता है। अब देखिए इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, सबसे पहले हम लोग जो है कि उनको यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है। तो ये आपका महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ से आनुवंशिकता आपने जो है कि पहले ही पढ़ लिया है, ये आप जो है कि देख ही चुके हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल, तो ये मटर पे जो है कि प्रयोग किए थे। ठीक है। जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी के एक एक पौधे द्वारा प्रदर्शित लक्षणों का रिकॉर्ड रखा तथा
गणना की। इसमें उन्हें वंशागत नियमों के प्रतिपादन में सहायता मिली थी। ठीक है, और ये आप जो है कि यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए, यह लक्षण आपने ये देखिएगा, ये आपका जो है कि हाँ, ये देखिए, आनुवंशिकता कार्य विधि किस प्रकार की होती है? तो कोशिका के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषित के लिए एक सूचना जो है कि स्रोत होता है। डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, उस प्रोटीन को जो है कि जीन जो है कि कहते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से यहाँ से देखिए, यहाँ से देखते हैं। देखिए, अतः प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक गुणसूत्र की दो प्रकृतियां होती हैं। तो ये आप जो है कि पहले ही जान चुके हैं। देखिए, यहाँ से जिसमें से एक नर तथा दूसरी मादा जनक से प्राप्त होती हैं। प्रत्येक जनक कोशिका पैतृक अथवा मातृक से गुणसूत्र के प्रत्येक जोड़े का केवल एक गुणसूत्र ही एक जनन कोशिका युग्मज में जाता है। यानी कि देखिए, पुरुष में कौन सा होता है? एक्स वाई होता है, और जो है कि महिला में क्या होते हैं? एक्स एक्स होते हैं। ठीक है, तो दोनों में से एक ही जाता है। देखिए, अगर महिला में से यहाँ पे देखिए, महिला में से तो हमेशा दोनों एक्स है तो एक्स ही जाएगा, और पुरुष में से अगर एक्स आ गया तो यहाँ पे लड़की पैदा होती है। ठीक है, और यहाँ से अगर पुरुष का अगर वाई गुणसूत्र आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि लड़का उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी कि लड़का पैदा होता है। तो पुत्र की प्राप्ति में हमेशा जो है कि पिता का जो है कि हाथ होता है। ठीक है, योगदान होता है। और यहाँ से देखिएगा, लिंग निर्धारण। देखिए फ्रेंड्स, लैंगिक जनन में भाग लेने वाले दो एकल जीव किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। देखिए, इसलिए कुछ प्राणियों जैसे सरीसृप लिंग निर्धारण निषेचन अंडे युक्त के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है। संतति नर होगी या मादा। जैसे घोंघे जैसे कुछ प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं, जो इस बात का संकेत है कि इनमें लिंग निर्धारण आनुवांशिक नहीं है। ठीक है, और देखिए यहाँ से, लेकिन मानव में लिंग निर्धारण आनुवांशिक आधार पर होता है। दूसरे शब्द में, जनक जीवों से वंशागत जीन ही इस बात का निर्णय करते हैं कि संतति लड़का होगा या लड़की। ठीक है, तो घोंघे में लिंग आनुवांशिक नहीं होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा आगे, देखिए, मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं। ठीक है, इनमें इनकी संख्या 22 जोड़ी होती है, परंतु एक युग्मनज जिसमें लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, जो सदा पूर्ण जोड़े में नहीं होते हैं। स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्मनज होता है तथा दोनों एक्स कहलाते हैं, लेकिन पुरुष नर में यह जोड़ा परिपूर्ण जोड़ा नहीं होता है, जिसमें एक गुणसूत्र सामान्य आकार का एक्स होता है तथा दूसरा गुणसूत्र जो है कि यहाँ पे वाई होता है। तो ये आप जो है कि पहले ही समझ चुके हैं। और यहाँ पे देखिएगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए, बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। अभी मैं ऊपर इसको बताया हूँ। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है कि चैप्टर नंबर 9th के जो है कि हम लोग थ्योरी को कवर करेंगे। ठीक है, तो सभी जैसे ऊपर चैप्टर में हम लोग उस चैप्टर से जितने प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम लोग देखे हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पे एक प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। देखिए, यहाँ पे वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? तो उत्तल जो है कि दर्पण के प्रयोग होता है वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए, यानी कि वाहनों के पीछे के चीज़ों को देखने के लिए। ठीक है, तो ये आपकी TRE 3 री एग्जाम PRT में प्रश्न पूछा गया है, जो कि इसी चैप्टर से यहाँ पे आप जो है कि देख सकते हैं। देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य यानी कि पीछे के दृश्यों को, दर्पणों को जो है कि देखने के लिए किया जाता है। ये दर्पण वाहन के पार्श्वों में लगे होते हैं। इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से एक और प्रश्न आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यदि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलते चलते एक लघु किंतु स्थिर कोण से मुड़ जाए तो यह घटना क्या कहलाती है? तो इसका फाइनल आंसर के साथ में उपर्युक्त में से कोई नहीं है, जो कि ये TRE 2 6 to 8 मैथ और साइंस वाले में ये पूछा गया था। ठीक है, और ये देखिए, यहाँ से प्रकाश का परावर्तन देखिए, और यहाँ से ये प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन का नियम है, और ये जो है कि ऑप्शंस में नहीं था। देखिए, किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश सरल रेखा में गमन करता प्रतीत होता है। जब प्रकाश एक पारदर्शी
माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है तो यह अब भी सरल रेखा में चलता है या अपनी दिशा बदलता है। ठीक है, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही चलता है, भले उसको कोई कोण दे दिया जाए। देखिए, आपने किसी कांच के बर्तन में रखे पानी के किसी पेंसिल को आंशिक रूप से डुबो कर देखा होगा। यह वायु तथा पानी के अंतरपृष्ठ पर अर्थात पानी की ऊपरी सतह पर टेढ़ी प्रतीत होती है। ठीक है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ये पूछा गया था। और ये एक और प्रश्न है जो आपके टीआरई 1 में प्रश्न पीआरटी में पूछा गया है। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है, तो वो है आपका बैंगनी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी राइट आंसर है। अब देखिए, इस चैप्टर में जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको हम लोग जो है कि देखेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका जो है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंग बैंगनी है। बैंगनी के बाद जामुनी है, फिर उसके बाद नीला है, फिर उसके बाद हरा है, पीला है, नारंगी है और फिर उसके बाद लास्ट है। ठीक है, तो VIBGYOR आप याद रखिएगा। और देखिए, यहाँ से लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है जबकि बैंगनी सबसे अधिक झुकता है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। और यहाँ से प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से प्रकाश के संबंध में सामान्यता तथा अद्भुत परिघटनाएं जैसे दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुदूर रंग तथा किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना आदि प्रकाश के गुणों का अध्ययन इनमें अन्वेषण में हमारी सहायता करेंगे। ठीक है, तो ये आपको जो है कि पढ़ना है। और यहाँ से देखिएगा, यदि प्रकाश के पथ में जो है कि पारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रकार के प्रकाश को हम लोग क्या बोलते हैं, विवर्तन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से प्रकाश का परावर्तन। ये प्रकाश के परावर्तन का नियम है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। ठीक है, देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। प्रतिबिंब का साइज बिंदु के वस्तु के साइज के बराबर होता है। अब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखिएगा, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठीय गोली अथवा तो ये गोली दर्पण कहलाते हैं। देखिए, गोली दर्पण, देखिए फ्रेंड्स, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर बाहर या बाहर की ओर वक्रित हो सकता है। ठीक है, गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होगा गोले के केंद्र की ओर, उसे हम लोग अवतल बोलेंगे। यानी कि ऐसा हम लोग का जो है कि ये अंदर की तरफ होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग अवतल दर्पण बोलेंगे। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ से वह गोली दर्पण जिसका पृष्ठ बाहर की ओर जो है कि वक्रित होता है यानी कि ऐसा होगा। ठीक है, तो इसे हम लोग उत्तल दर्पण बोलेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, चम्मच का अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ लगभग अवतल दर्पण जैसे हैं तथा चम्मच बाहर की ओर उभरा पृष्ठ लगभग दर्पण की उत्तल दर्पण जैसा होता है। ठीक है, और देखिए, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ केंद्र को दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर जो है कि स्थित होता है। ध्रुव को प्रायः P अक्षर से दर्शाते हैं। ठीक है, और देखिए, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्रीय गोली दर्पण वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसे C से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग देखेंगे, देखिएगा, अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर कुछ किरणें आपतित तो हो रही हैं। देखिए, यहाँ पे ये जो है कि परावर्तित किरणों का प्रेक्षण कीजिए, वे सभी दर्पण की जो है कि मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिल रही हैं। तो इसमें यह अवतल दर्पण की जो है कि फोकस दूरी कहलाती है। यानी कि ऐसे जो है कि टकरा के ये मिल रही हैं जहाँ पे, तो ये फोकस है। ठीक है, और देखिए, उत्तल दर्पण में क्या होगा, तो उत्तल दर्पण में जो है कि ये किरणें क्या होंगी, प्रसारित होंगी, एक जगह पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो है कि यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए देखिए, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या R तथा फोकस दूरी F के बीच कोई संबंध है। तो देखिए, R बराबर 2F यही संबंध होता है। इससे जो है कि वक्रता त्रिज्या ज्ञात हो जाती है जब फोकस दूरी ज्ञात हो, और फोकस दूरी ज्ञात होगी तो वक्रता त्रिज्या यहाँ पे निकल जाती है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से ये आप जो है कि याद रखिएगा। देखिए, यहाँ से ये अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। देखिए, बिंब की स्थिति अनंत पर होगी और फोकस यप पर होगा तो अत्यंत छोटा बिंदु के साइज का होगा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वास्तविक के उल्टा बनेगा। तो ये आप जो है कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से
आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से ये सारी चीज़ें हैं जो कि फ्रेंड्स यहाँ से इसको हम लोग इसको भी देख ही लेते हैं फ्रेंड्स, ये उतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं। देखिए यहाँ से परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती होगी। ठीक है, तो यहाँ से ये देख लीजिएगा और यहाँ से ये देखिए अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पणों का उपयोग कहाँ पर होता है? तो टार्च में होता है, सर्च लाइट में होता है, वाहनों के अग्रदीपों में होता है। ठीक है, तो जो वाहनों की लाइट होती है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो देखिए यहाँ से उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो इसको भी हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। और यहाँ से देखिए ये उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब है। ठीक है, तो ये आप जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यहाँ से इसको आप जो है कि देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से उत्तल दर्पण के उपयोग, तो वाहनों के पश्च दृश्य को देखने के लिए जो है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और ये जो है कि महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से गोली दर्पण, तो गोली दर्पण का जो कि यहाँ से देखिएगा बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर आपतित होता है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। अब देखिएगा यहाँ से दर्पण सूत्र अथवा आवर्धन। देखिए फ्रेंड्स गोली दर्पण के गोलीय दर्पण में इसके ध्रुव से बिंब की दूरी यू कहलाती है, दर्पण के ध्रुव से बिंब की दूरी प्रतिबिंब भी कहलाती है। आपको पहले ही ज्ञात है कि ध्रुव से फोकस दूरी की जो है कि यहाँ से फोकस दूरी एफ कहलाती है। ठीक है, तो ये आपका जो है कि सूत्र है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए गोली आवर्धन यहाँ से हो गया है। और देखिए प्रकाश का अपवर्तन, तो यहाँ से आप जो है कि प्रकाश के अपवर्तन, तो देखिए पानी में रखी जो है कि पेंसिल हमें टेढ़ा प्रतीत होता है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण, और यही एग्जाम्पल जो है कि आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, और देखिएगा यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं अपवर्तनांक। देखिए निर्वात में प्रकाश की जो है कि चाल कितनी होती है, तो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, कांच या पानी में यह यथेष्ट रूप से घट जाती है। दोनों माध्यमों के युग्म अपवर्तनांक का मान दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल पर निर्भर है। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं और ये जो है कि आपका अपवर्तनांक निकाला गया है। यहाँ से जो है कि आपका वायु का जो है कि अपवर्तनांक इतना होता है और ये जो है कि ये आपका जो है कि इतना होता है। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए गोली लेंसों द्वारा अपवर्तन। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली हैं लेंस कहलाता है। ठीक है, देखिए किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो पृष्ठ हो सकते हैं, उसे हम लोग द्विउत्तल लेंस बोलते हैं। इसमें केवल उत्तल लेंस भी कहते हैं। ठीक है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा उत्तल लेंस प्रकाश किरणों के द्वारा अनुसार अभिसरित। ठीक है, तो यहाँ से लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता का फार्मूला आपका ये पता है, P = 1/f होता है। ठीक है, और ये जो है कि आपका लेंस की एसआई का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ से देखिएगा ये भी चैप्टर आपका जो है कि कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से आपका जो है कि ये आप कर ही चुके हैं एमसीक्यूज में ही। तो फ्रेंड्स ये आपके जो है कि पूरी क्लास यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, देखिए अवतल दर्पण के उपयोग, तो देखिए नाई का शीशा, दांत के डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला दर्पण, गाड़ी की हेडलाइट, सोलर कुकर में और टार्च लाइट में चम्मच की भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की तरह जो है कि दिखाई देती है या कार्य करती है। ठीक है, अब यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का जो है कि उपयोग जो है कि स्कूटर में, मोटर कारों आदि वाहनों के साइडों में जो है कि दर्पण जो लगा होता है पीछे के दृश्यों को देखने के लिए। ठीक है, अब देखिए अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। देखिए वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हो उसे अवतल दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उसे उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण के जो कि फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, अवतल दर्पण में बड़ा एवं छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में जो है कि हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से और ये आपका जो है कि क्या है, तो ये आपका जो है कि उत्तल दर्पण है और ये आपका अवतल दर्पण है। ठीक है, तो इसमें दबे हुए पृष्ठ पर पालिश होती है और इसके उभरे हुए पृष्ठ पर जो है कि पालिश होती है। तो ये भी आपका जो है कि पूछा जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ से
यहाँ से फ्रेंड्स आपकी ये क्लास पूरी कंप्लीट होती है। तो फ्रेंड्स देखिए 1 से लेकर जो है कि हम लोग 9 चैप्टर के एमसीक्यूज और थ्योरी को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, 4 चैप्टर और बचे हैं, उसको हम लोग जल्द ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।